लो बेटा, अब मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें स्टेट्स ऑफ मैटर की नॉलेज लग रही है प्लस चैप्टर 1 की नॉलेज लग रही है। चैप्टर 1 मतलब हमारा स्टोइचियोमेट्री, मोल कंसेप्ट, उसकी नॉलेज लग रही है। हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इस तरह से रिएक्शन हो रही है और उसमें हाइड्रोजन गैस बन रही है। ये रिएक्शन हमें याद करनी पड़ेगी और एनसीईआरटी का है तो हमें ये याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और नहीं है। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है। तो कह रहा है कि ये रिएक्शन हुई, उसमें हाइड्रोजन गैस बनी और इस रिएक्शन से रिलेटेड हमें कुछ चीजें दे दी। जैसे हमें कह रहा है वॉल्यूम निकालो कितना बनेगा, टेम्परेचर 20 डिग्री पे और प्रेशर 1 बार पे। तो ये तो हो गई एक कंडीशन। अब हमें क्या करना है कि हमने इस इक्वेशन को यूज किया और मोल कंसेप्ट यूज किया। तो जो हमारी मोल कंसेप्ट की वैल्यू है वो एसटीपी पे बनी हुई है। जो हमारी मोल कंसेप्ट की वैल्यूज हैं वो बनी हुई है एसटीपी पे। तो इसको एक साइड रखो, पहले हम एसटीपी देख लेते हैं। तो मोल कंसेप्ट, ये एल्यूमिनियम 0.15 ग्राम है। तो हमने क्या किया, हमने इक्वेशन में मोल कंसेप्ट लगाया। तो मोल कंसेप्ट में एसटीपी के हिसाब से, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के हिसाब से, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है और टेम्परेचर 273 होता है। और यहाँ पे देखो टेम्परेचर 20 है, यानी ये 273 के हिसाब से, उसने 20 के हिसाब से पूछा है। तो हम पहले 273 के हिसाब से वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो जब हमने 273 के हिसाब से वॉल्यूम निकाल लिया तो ये एक अलग वॉल्यूम हो गया, ये एक अलग वॉल्यूम हो गया। तो बस अब हमारा इक्वेशन बन गई P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। बस हमने यही किया। तो एल्यूमिनियम की हमने स्टोइचियोमेट्री लगाई, हमने लिखा कि इतने एल्यूमिनियम में इतना हाइड्रोजन मिलता है। तो हमने बैलेंसिंग नंबर ले लिया, ये 2 था, यहाँ 3 था। तो 0.15 में कितना वॉल्यूम होना चाहिए, तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया इतना। तो ये हमने निकाला 273 के हिसाब से, वो पूछ रहा है हमें 20 के हिसाब से। तो हमारी इक्वेशन बन गई P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। जो गिवन कंडीशन थी वो मैंने 1 में डाल दी, 1 मान ली। आप 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने फाइंड किया वो 2 हो गया, आप इसे 1 मान सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन बन गई P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। वैल्यूज डाली और वॉल्यूम हमें निकाल लिया 20 डिग्री के हिसाब से, जो अप्रोक्सीमेटली 0.2 लीटर आ रहा है। ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन में आता है। चलो इसे अब नोट कर लो। यस, तो नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल आ गया। मतलब अब हमारे पास न्यूमेरिकल नहीं है फिलहाल। यानी हमारे पेपर में जो न्यूमेरिकल आएंगे वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन्हीं के ऊपर घुमा फिरा के आएंगे। अब हम जितना भी पढ़ने जा रहे हैं ना आगे, न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है अब सारा कुछ। ठीक है, बीच में एक आधी इक्वेशन जरूर आएगी जो एक्स्ट्रा बुक में आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, तो यू कैन ट्राई। अब देखो, टॉपिक का नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। मतलब गैस के ऊपर ऑब्जर्वेशन करके कुछ उन्होंने थ्योरी बनाई है। उस थ्योरी को बस हमने पढ़ना है और समझना है क्या है। आइडियल गैस बनाने से पहले कुछ अजम्पशंस ली गई थी गैस इक्वेशन बनाने से पहले। क्या है वो अजम्पशन, समझते हैं वन बाय वन। तो सबसे नोट पहला, करना। इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ जी, नोट कर लीजिए, क्योंकि बुक में ये बहुत बड़ी बड़ी दी हुई है। मैंने छोटा करके लिखा हुआ है बुक में ना, पहली अजम्पशन 3 लाइनों में, 4 लाइनों में ऐसे दी हुई है, तो मैंने छोटा करके लिखा हुआ है। तो इसको नोट करते जाओ और कुछ बच जाए तो स्क्रीनशॉट ले लेना। कहते हैं ऑल गैसेज आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें हमें पता है भाई गैसेज जो हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बनी होती हैं, क्योंकि हम अपनी आंखों से इनको देख ही नहीं सकते, तो माइक्रोस्कोपिक है, इसमें तो कोई पंगा ही नहीं है। तो पहला पॉइंट हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें पहले पॉइंट में माइक्रोस्कोपिक। अच्छा, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। मैं इसको लगा देता हूँ स्टार, क्योंकि ये बाद में ना पता चला ये गलत तरीका है। क्या कहते हैं यहाँ पे अजम्पशन में कि एक कंटेनर में गैस आपने ली हुई है, तो ये गैस है, पूरी गैस है। ठीक है, तो गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम, मतलब इन सब गैसेस को अगर हम कंप्रेस करके ले आए तो एक छोटे से कोने में आ जाएंगे। तो पूरे वॉल्यूम के हिसाब से गैस का वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर दिया। पढ़ के देखो, कह रहा है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम। कह रहा है कि टोटल वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम गैस का वॉल्यूम देखें, अगर इन गैस को हम दबा के एक कोने में कर दें तो बहुत छोटे सी जगह में ये गैसेस आ जाएंगी। तो इस छोटी सी जगह और पूरे वॉल्यूम के हिसाब से गैस का वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर दो, ये रॉन्ग अजम्पशन थी। जबकि ये जगह ऑक्युपाइड है, तो जगह ऑक्युपाइड है तो इतनी जगह तो ऑक्युपाइड कर रहा है ना, जीरो वॉल्यूम तो नहीं हुआ ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये गलत थी, बाद में पता चला। आइडियल गैस बनाते हुए ये अजम्पशन ली गई ना। तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू nRT। तो जब इसको यूज किया गया तो ये पता चला भी कोई भी गैस नहीं इसको ओबे कर रही। ये बनाया इसलिए गया था कि सारी गैस ओबे करनी चाहिए। तो बनाते हुए अजम्पशन गलत ले हो गई थी कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है मॉलिक्यूल का, टोटल वॉल्यूम के हिसाब से नेग्लेक्ट कर दिया था। जो
कि ठीक नहीं था, आगे बताऊंगा बाद में। और the molecules keep on colliding with one another and walls of the container due to their constant rapid motion। अब ये पॉइंट भी ठीक है कि जो गैस पार्टिकल्स हैं वो आपस में भी टकराते हैं और वॉल से भी टकराते हैं। जब वॉल से टकराएंगे तो प्रेशर बनाएंगे जिसे हम गैस प्रेशर कहते हैं। तो ये चीज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जो गैस की काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ये भी ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो गैस की मूवमेंट फास्ट हो जाती है, टेम्परेचर कम करो तो मूवमेंट कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ड्यू टू बम्बार्डमेंट, बम्बार्डमेंट होता है टकराना, जैसे ये मैंने बोला ना वॉल पे टकराती हैं तो इनको बम्बार्डमेंट कह सकते हैं। ऑफ इट्स मॉलिक्यूल ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर कॉल्ड गैस प्रेशर, जिसे हम गैस प्रेशर कहते हैं, ये पॉइंट भी ठीक है। द मॉलिक्यूलर कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, यहाँ पे फिजिक्स लग गई। अब आपने फिजिक्स में इलास्टिक कोलिजन पढ़ा है किसी ने, बताओ। इलास्टिक कोलिजन बताओ बेटा, फिजिक्स में पढ़ा आप में से किसी ने इलास्टिक कोलिजन? नो सर। नो सर। तो मैं बता देता हूँ कि क्या होता है हमारा इलास्टिक कोलिजन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, आपने देखा क्रेजी बॉल, देखिए आपने यूज किया कभी क्रेजी बॉल? यस सर। यस सर। क्रेजी बॉल की क्या खासियत होती है, अगर आप उस बॉल को एक बार टप्पा मारो तो वो ना काफी देर तक टप्पा मारती है, फिर ऊपर नीचे फिर ऊपर नीचे, काफी देर तक, मतलब नॉर्मल बॉल से काफी। तो वो इलास्टिक में आता है। इलास्टिक में क्या होता है कि एक बार कोलिजन स्टार्ट हुई तो रुकेगी नहीं, मतलब एनर्जी वेस्ट नहीं होती, एनर्जी वेस्ट नहीं होती। जनरली आप बॉल का टप्पा लगाओ तो वो एक दो टप्पे के बाद रुक जाती है, तो वो नॉन इलास्टिक है। तो इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होती, एक बार कोई मोशन शुरू कर दी तो वो कॉन्टिन्यूसली करेगी। मतलब जैसे गैस है हमारी, तो गैस मॉलिक्यूल्स टकराते रहते हैं टकराते रहते हैं टकराते रहते हैं टकराते रहते हैं, रुकते ही नहीं कभी। इस तरह की कोलिजन को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये रहा, क्या कहते हैं, इलास्टिक। यस। हाँ, इलास्टिक कोलिजन मतलब वो कोलिजन जिसमें लॉस ऑफ एनर्जी ना हो। जैसे फैन, फैन एक बार चला दो फिर ऑफ करो तो ऑफ होएगा ही नहीं, तो बट वो हमारे घर में ऑफ हो जाता है क्योंकि फ्रिक्शन रोक देती है। अगर फ्रिक्शन हटा दो ना तो वो रुकेगा ही नहीं, वो इलास्टिक में आता है, मतलब एनर्जी लॉस होती ही नहीं है। अच्छा, 7th पॉइंट, द मॉलिक्यूलर मोशन इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर विदाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक ये वाली असम्पशन गलत थी, ये वाली असम्पशन, यानी ये उन्होंने आइडियल के लिए ये सारा उन्होंने सोचा था, तो इस आइडियल में दो असम्पशंस गलत थी। ये असम्पशन बताता हूँ, समझो। कहता है द मॉलिक्यूलर मोशन इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर विदाउट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। मतलब क्या है कि अगर एक कंटेनर में गैस पार्टिकल हैं तो इनकी आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो बाद में पता चला ये गलत है। ये क्यों गलत है, देखो, अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती तो ये लिक्विड नहीं बनने चाहिए थे। आपको पता है ना कि अगर हम हाई प्रेशर दें तो गैसेस कंप्रेस होकर लिक्विड बन जाती हैं। तो लिक्विड बनने का मतलब ये हुआ कि वो उनके बीच में अट्रैक्शन आ रही है तभी। अच्छा, उसको और कूल कर दो, सॉलिड भी बन जाती है, तो सॉलिड का मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो ये बोलना कि भाई इनके बीच में बिल्कुल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, तो ये पता चला गलत है। होती है, अगर पास आएंगे तो होती है, डिस्पर्जन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस, वैंडरवाल फोर्सेस, इस तरह की फोर्सेस होती हैं। तो अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गए सारे, तो यू कैन नोट दिस पॉइंट। तो जो ये सारे अजम्पशंस थे, इन सारी अजम्पशंस में दो अजम्पशंस गलत थी, एक वॉल्यूम से रिलेटेड गलत थी और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड गलत थी, जिस कारण कोई भी गैस आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं कर रही थी। तो आगे मैं चल के पढ़ाऊंगा कि इन सारी गलतियों को करेक्ट किया गया, फिर एक नई इक्वेशन बनाई गई जिसका नाम था रियल गैस इक्वेशन या फिर नॉन आइडियल गैस इक्वेशन, नॉन आइडियल गैस इक्वेशन। ये गैस इक्वेशन कुछ इस तरह से थी, P प्लस an² बाय v स्क्र v माइनस nv इज इक्वल टू, जो आपको पता है pv इज इक्वल टू nRT इज इक्वल टू nRT। अब आप देखो, यानी जो वॉल्यूम है ये रहा वॉल्यूम, जो इंटरेक्शन है वो प्रेशर से होता है, इंटरेक्शन मतलब प्रेशर, यानी प्रेशर वाली टर्म में चेंज आ गया, ये प्रेशर वाली टर्म में चेंज आ गया गलत उससे, और वॉल्यूम वाली टर्म में चेंज आ गया, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, तो कांस्टेंट है। तो प्रेशर और वॉल्यूम मॉडिफाई कर दिए गए बाद में, जिसे हम कहते हैं रियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। ये जस्ट मैंने एक आइडिया दिया आपको, तो
तो जस्ट कीप इन माइंड, आगे हम इसको पढ़ेंगे भी ये कैसे आया है। अब देखो काइनेटिक गैस इक्वेशन बनाने के बाद उन्होंने एक डेरिवेशन की। डेरिवेशन कैसे की? एक कंटेनर में गैस लिया, उसकी 3 डायमेंशनल मोशन ले ली और फिजिक्स के कोई फॉर्मूले लगाए जो हमें नहीं चाहिए, बीएससी वगैरह में आएंगे, हमें उसका डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए क्या आता है। तो ये काइनेटिक थ्योरी पढ़ने बनाने के बाद उन्होंने इसकी डेरिवेशन की 3 एक्सिस पे। डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन में उन्होंने हमें सिर्फ एंड रिजल्ट दिया है। उन्होंने ये बताया कि जो काइनेटिक गैस थ्योरी के बेस पे हमने एक इक्वेशन बनाई, उस इक्वेशन को हम कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। क्या है ये काइनेटिक गैस इक्वेशन? PV इज इक्वल टू 1/3 mNu²। अब ये m क्या है? m होता है मास ऑफ मॉलिक्यूल, जो भी गैस के मॉलिक्यूल होंगे, n आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, m मतलब मास, n मतलब मॉलिक्यूल, और ये u मतलब वेलोसिटी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या बताओगे? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। तो ये जो वेलोसिटी थी ना, वही वाली वेलोसिटी है। इन्होंने u ले लिया, इन्होंने v को क्या ले लिया है? u है वेलोसिटी। गॉट इट ना? फिजिक्स के बेस पे निकाला है। तो मैंने आपको ये बताया कि इस पोस्टुलेट को बनाने के साथ साथ उन्होंने एक डेरिवेशन की गैस को, जैसे गैस पार्टिकल है कहाँ कहाँ मूव कर सकता है 3 डायमेंशन में, तो और प्रेशर वॉल्यूम इसके हिसाब से उन्होंने एक डेरिवेशन की। दैट डेरिवेशन इज इन बीएससी सेकंड ईयर, तो आपको चाहिए ही नहीं वो डेरिवेशन। तो उस इक्वेशन का नाम है काइनेटिक गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल टू 1/3 mNu²। 1 मार्क में पूछा जा सकता है। वैसे एनसीईआरटी में ये नहीं है, एनसीईआरटी में ये आपको नहीं मिलेगी, ये एक्स्ट्रा है। तो पीवी आपको पता ही है, प्रेशर वॉल्यूम, 1/3 कांस्टेंट है, मास हो गया, एन हो गया मतलब मॉलिक्यूल, तो m इंटू एन। अगर मैं m और n को मल्टीप्लाई कर दूं तो n मतलब मॉलिक्यूल और ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, इसको मैं पूरा मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बड़ा m आ जाएगा। बड़ा m मतलब टोटल मास, टोटल मास आ गया, और u² इज योर वेलोसिटी। ये मैंने समझाने के लिए बताया है। m मतलब मास ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, और n मतलब मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल और मास मल्टीप्लाई कर दोगे तो बड़ा मास आ जाएगा ना, mu। तो थोड़ी सी मैंने मॉडिफिकेशन बताई है, इसे जस्ट कॉपी कर लो गैस इक्वेशन को। अब इसमें मैं और एक दो चीजें एडिशनल बताने वाला हूँ। सो देखो हमने ये सारी चीजें पढ़ी यहाँ पे और हमें ये चीजें समझ में आ गई। ये इक्वेशन एक मैंने बताई, नॉन आइडियल गैस इक्वेशन, आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसे याद कर लेना। अगले लेक्चर में भी हम इसको डिस्कस करेंगे किस तरह से ये बनी है। और काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू 1/3 mNu²। m और n को मल्टीप्लाई कर दो तो बड़ा मास आ जाएगा, तो कैपिटल M u²। u आपका वेलोसिटी ही है, ठीक है जी। तो इस चीज को आप समझिए। आगे चलते हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो मैंने काइनेटिक गैस इक्वेशन को यूज करके डेरिवेशंस की हैं, बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन और चार्ल्स लॉ की डेरिवेशन की है। तो अब मैं आपको इसमें बता रहा हूँ ये डेरिवेशन कैसे आई है, जरा आप इसको समझना, और साथ साथ बेटा आप इसे साथ साथ नोट कर लेना। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब मैंने ये बोल दिया भाई सिलेबस में नहीं है, तो ऐसा नहीं कि अपने कान और आंख बंद कर लेना। सिलेबस में नहीं है बट कंपटीशन में है, तो इसको सुन लो। और बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो जी, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो जो ये m है ना, ये कैपिटल M, तो ये मैंने पीछे बताया आपको कि जो कैपिटल M है ये बेसिकली m अपना n और m का कॉम्बिनेशन है, m और n का, तो मैंने कैपिटल कर दिया था। तो काइनेटिक एनर्जी को ना EK लिख रहे हैं, बुक में कैसे लिखते हैं? EK। काइनेटिक एनर्जी को हम EK लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। अगर इसके बड़ा m मान लो तो छोटा m मानोगे तो m इंटू मॉलिक्यूल्स इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन है वो ये है, PV इज इक्वल टू nRT। ध्यान से समझता हूँ, PV इज इक्वल टू 1/3 mNu²। ये काइनेटिक है, काइनेटिक गैस इक्वेशन, सॉरी ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ये काइनेटिक गैस इक्वेशन है जो हमने पीछे पढ़ा। अब इसको हम यूज करके डेरिवेशन करने जा रहे हैं बॉयल्स लॉ की और चार्ल्स लॉ की। ध्यान से देखो, PV इज इक्वल टू 1/3 mNu²। फिर मैंने क्या किया, PV इज इक्वल टू मैंने ऐसे कर दिया, देखो जरा ध्यान से समझना, इसी इक्वेशन में मॉडिफाई कर 1/3 इंटू 2/2 mNu²। अगर बताओ, अगर मैं ऐसा लिखूं तो कोई फर्क है? एक्चुअली हमने मैथमेटिकली इसमें चेंज करना है डेरिवेशन करने के लिए। तो मैंने क्या किया, 2 से नो मल्टीप्लाई सर। कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और उसको मैंने अगले स्टेप में ऐसे लिख दिया। बोलो ये वाला स्टेप समझ में आ गया अब आपको? बोलो जल्दी। यस सर।
अब ये वाली चीज किसके बराबर हो गई ये बोलो, हाफ एम एन यू स्क्वायर किसके बराबर होगा ये बताओ, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके बराबर हो गया ये, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक Kinetic एनर्जी। तो अगले स्टेप में काइनेटिक एनर्जी दिखा दिया, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई, PV is equal to 2/3 kinetic energy into kinetic energy. Comparing the equation with general gas equation, PV is equal to nRT, तो PV nRT के बराबर है। अगर 1 मोल का गैस ले लें तो PV, तो ये इक्वेशन बन गई RT दिस, यानी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो गई। अगर हम इसे जनरलाइज करें समझें तो यहाँ से हमें ये पता चलता है इस इक्वेशन से खासकर कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। देखो इस इक्वेशन को देख के तो यही पता चलता है ना, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT, तो PV की जगह RT लिख दिया, ये आ गया हमारा, और हमने ये इक्वेशन बना दी उल्ट पुल्ट करके काइनेटिक एनर्जी की। और सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ गैस कैन बी दिस, तो उसमें से काइनेटिक एनर्जी किया, ये इस तरह से बना लिया नंबर ऑफ मोल। तो ये तो सिर्फ नॉलेज के लिए। अब हम चलते हैं डेरिवेशन, ये हमारा मेन टॉपिक है कि डिराइव बॉयल्स लॉ फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट एक्स्ट्रा बुक में मिलेगा। ठीक है, तो कैसे डिराइव किया बेटा समझो। डिराइव बॉयल्स लॉ फॉर काइनेटिक गैस इक्वेशन, क्या किया हमने, काइनेटिक गैस इक्वेशन लिखी वैसे ही जैसे यहाँ किया था वैसे ही लिखा, फिर हमने वैल्यू डाल दी, इसको काइनेटिक एनर्जी के इक्वल प्रूव कर दिया। अब हमने क्या किया, ये जो KT था हमने पीछे पढ़ा किसके बराबर है, हमारा जो ये काइनेटिक एनर्जी है ये 3/2 RT के बराबर है। तो जब भी हम बॉयल्स लॉ बनाते हैं तो हम ये चीज कांस्टेंट कर देते हैं, तो देखो ये कांस्टेंट ही है ना सारा कुछ, तो यहाँ से प्रूव हो गया PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हमारी बॉयल्स लॉ डिराइव हो गई। मैंने यहाँ पे आपको बॉयल्स लॉ डिराइव करना सिखाया है। कैसे डिराइव करना सिखाया, PV को कांस्टेंट प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव किया कांस्टेंट, आपके सामने है, देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया था, ये भी समझ में आ गया था, ये भी समझ में आ गया था कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो RT के बराबर होती है, वो भी लिख दिया। अब R और T कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, यानी ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई, नंबर कांस्टेंट है, तो पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई, तो हमारा बॉयल्स लॉ प्रूफ हो गया। बोलो अनुप्रीत, हर्ष एंड डॉली समझ में आ गया, बोलिए बेटा आप लोगों को आ गया समझ में ये डेरिवेशन। यस सर। लो अभी हमने ये बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन पढ़ ली, अब हम चार्ल्स लॉ की पढ़ते हैं। अब जरा समझो चार्ल्स लॉ को। चार्ल्स लॉ में क्या कह रहा है समझना जरा ध्यान से। चार्ल्स लॉ होता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यही चीज है ना, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर करना है एट कांस्टेंट प्रेशर। कंडीशन है वहां पे प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे, तो चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बस ये प्रूव करना है। देखो चार्ल्स लॉ, दिस कैन आल्सो बी डिराइव प्रूव फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन लिखी, ये यहीं से उठा ली डायरेक्ट हमने, 2/3K, और जो K है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो हमने लिखा PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब हमने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, तो प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो P प्रोपोर्शनल टू T रह गया, तो ये चार्ल्स लॉ आपका डिराइव हो गया। ये काफी इजी था, सो नोट कर लो चार्ल्स लॉ को। एक बार दोबारा समझाता हूँ कैसे होता है चार्ल्स लॉ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। चार्ल्स लॉ में क्या किया गया कि काइनेटिक गैस इक्वेशन का मॉडिफिकेशन से शुरू कर दिया, जो हमने यहाँ मॉडिफिकेशन की है ये वाली, यहीं से उठा के यहाँ लिख दिया। अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कर दिया, तो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ गया। अब P प्रोपोर्शनल टू PV प्रोपोर्शनल टू T आ गया, तो P हमने कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि चार्ल्स लॉ की कंडीशन है प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, तो प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, तो क्या बच गया, P वर्सेस T बच गया, तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है चार्ल्स लॉ। बस आज बेटा इतना ही करेंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करना खूब।